मिला टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 फाइनली लोकसभा से मंजूर हो गया है और अब राज्यसभा में भी इस बिल को पेश कर दिया गया है। राज्यसभा में इस वक्त बहस हो रही है, डिबेट का सिलसिला जारी है और उम्मीद यही है कि जिस तरह लोकसभा से बिल आसानी से पास हो गया, अब राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा। जिन दो पार्टियों से उम्मीद लगाई गई थी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम, इन दोनों पार्टियों ने सीधा सीधा मुसलमानों को धोखा दिया, मिल्ली जमातों को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को धोखा दिया, गद्दारी की और इन दोनों ने इस बिल की मुकम्मल तौर पर हिमायत कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बिल पास हो गया। 12 बजे दिन में कल लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया और रात के 12 बजे तक इस बिल पर बहस होती रही। तकरीबन कुल 12 घंटे इस बिल पर बहस हुई। उसके बाद 2 घंटे का वक्त वोटिंग में भी लग गया। लगातार मुख्तलिफ तरह के अमेंडमेंट्स की मांग की जा रही थी, उस पर वोटिंग होती रही और 2 घंटे के बाद फाइनल रिजल्ट आया कि इस बिल की हिमायत में 288 यानी 288 वोट पड़े हैं और इस बिल की मुखालफत में 232 यानी 232 वोट पड़े हैं और इस तरह ये बिल 288 वोटों की हिमायत से पास हो गया। ये बिल रिजेक्ट नहीं हो सका और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी इस बिल की हिमायत न करती तो ये बिल पास न हो पाता। मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के बीच में आकर के मीठी मीठी बातें तो करते रहे, मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत का दावा करते रहे, मुसलमानों को लुभाते रहे, इफ्तार पार्टी में आते रहे, ये मुसलमानों के दरमियान ईद की नमाज में पहुंचते रहे, ईदगाह पहुंचकर मुबारकबाद देते रहे। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया, जब मुसलमानों ने मुतालबा किया कि इस बिल पर संघियों का साथ नहीं देना है, सरकार का साथ नहीं देना है, बीजेपी का साथ नहीं देना है, तब ये दोनों मुसलमानों को धोखा में रखे हुए थे और जब आखिरी वक्त आया तो इन्होंने सरकार का साथ दे दिया और आज़ाद भारत की तारीख में एक और बड़ा झटका लगा है मुसलमानों को। ये जो बिल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिन चीज़ों को बदलने की मांग की जा रही थी उनमें से सिर्फ एक बड़ा बदलाव हुआ है, बकिया चीज़ों को अभी तक नहीं बदला गया। आज जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग हो रही थी और ताखिर हो रही थी तो खबरें यही आ रही थी कि जो 2 नन मुस्लिम मेंबर की शर्त रखी गई है शायद उसको हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। वक्फ बाय यूज़र के क्लॉज में कुछ तरमीम की गई है। उसके अलावा दूसरा जो यह हुआ कि इस बिल को फौरी तौर पर नाफिज नहीं किया जाएगा बल्कि 2025 के बाद ही इस बिल को नाफिज किया जाएगा। कुछ इस तरह की खबरें हैं, लेकिन जो 2 नन मुस्लिम्स मेंबर को हटाने की बातचीत हो रही थी उसको अभी तक इससे नहीं हटाया गया। कल जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो सबसे ज़्यादा हैरतनाक है। बीजेपी के नेताओं ने, एमपीज़ ने इस वक्फ बिल पर बहस करते हुए बाजारी ज़ुबान का इस्तेमाल किया, ट्रोलर की ज़ुबान का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर जो राइट विंग के लोग बोलते हैं या गोदी मीडिया ने जिस तरह का नैरेटिव चलाया उस तरह की भाषा कल पार्लियामेंट में बोली जा रही थी। सबसे पहले किरण रिजिजू ने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक की स्पीच दी और किरण रिजिजू ने ही अपनी स्पीच में कहा कि मुसलमानों को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोदी सरकार उनके राइट्स की, उनके हुकूक की हिफाजत कर रही है। उर्दू के अशार भी उन्होंने खूब पढ़े और एक तरह से मुसलमानों को उन्होंने लुभाने की कोशिश की और अपनी स्पीच में उन्होंने कई मरतबा कह दिया कि ये जो वक्फ बोर्ड था इसका मतलब यह था कि कहीं भी आप हाथ रखिए और वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को हो जाती है। उसके बाद अमित शाह बोलते हैं और अमित शाह भी उसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अपोजिशन की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई ने अपोजिशन की तरफ से पहले स्पीच दी, अच्छी तकरीर की गौरव गोगोई ने। उसके बाद दूसरे नेताओं ने बोलना शुरू किया। किरण रिजिजू ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि जो मुसलमानों का मजहबी मामला है, जो मस्जिद का मामला है, जो ईदगाह का मामला है, उसके इंटरनल मामलों में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं की जाएगी। वक्फ बाय यूज़र के हवाले से भी किरण रिजिजू ने कहा कि जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, किसी मस्जिद के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसका मामला अलग होगा, लेकिन जो आम मस्जिदें हैं जिस पर कोई विवाद नहीं है तो उस पर किसी भी तरह का कोई नया कज़िया नहीं शुरू हो सकता है। आप सुनिए किरण रिजिजू को। प्रॉपर्टी वक्फ यूजर को हम लोगों ने हटाने के बाद ये प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। गौरव गोगोई ने भी इसके जवाब में शानदार स्पीच दी। हिंदुस्तान में मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी का उन्होंने तस्करा किया, उलमा का तस्करा किया और दिल जीतने वाला काम किया गौरव गोगोई ने। आप उनकी भी स्पीच के पार्ट जरूर सुनिए। किस कौम को आप
आप भ्रमित करना चाहते हैं। बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं। जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो? जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थ्योरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल। उसके बाद अमित शाह को बोलने का मौका मिला और अमित शाह ने एक जगह धमकी भी दे दी मुसलमानों को और कहा, ये कौन कहता है कि माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करना होगा? संसद से कानून पास हो रहा है तो हर हाल में कानून को। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना ही होगा। उसके अलावा अमित शाह ने वक्फ का एक मतलब समझाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इतराज़ इसी बात पर था कि एक तरफ आपने शर्त लगा रखी है कि वक्फ मुसलमान ही कर सकता है, मुसलमान के अलावा कोई दूसरा वक्फ नहीं कर सकता है। अगर कोई नौ मुस्लिम है तो 5 साल तक जब उसको इस्लाम लाए हुए हो जाएगा तभी उसको वक्फ करने का इख्तियार होगा, वरना उसको वक्फ करने का राइट हासिल नहीं होगा। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम की सदस्यता को, मेंबरशिप को लाजमी करार दिया जा रहा है। इसी क्लॉज पर सबसे ज़्यादा बहस होती रही। बीजेपी की जो दोहरी पॉलिसी है उस पर लोगों ने सवाल उठाया और अमित शाह ने इसका यूँ जवाब दिया कि वक्फ एक इस्लामी लफ्ज़ है, एक अरबी वर्ड है जो इस्लामी परंपरा है, इस्लामी तहजीब और रिवायत है। इसका मतलब है कि वक्फ एक मुसलमान ही कर सकता है, दूसरा वक्फ नहीं कर सकता है। और इसलिए हमने कहा कि एक मुसलमान ही वक्फ कर सकता है, दूसरा वक्फ नहीं करेगा, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। लेकिन वक्फ बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है, एक आइनी बॉडी है, तो वक्फ बोर्ड का मजहब से, रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड का मेंबर कोई भी हो सकता है। अमित शाह ने इस तरह का लॉजिक समझाने की कोशिश की, इस तरह की मंतिक समझाई, लेकिन दूसरों ने इसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। इकरा हसन चौधरी ने अमित शाह की इस स्पीच का या उनके इस फलसफे का जवाब दिया और कहा, यह आपकी कौन सी मंतिक है कि वक्फ एक मुसलमान कर सकता है लेकिन वक्फ बोर्ड का मेंबर सब हो सकते हैं, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। जब राम मंदिर की बात आई तो राम मंदिर के लिए आपने शर्त लगा दी कि डीएम अयोध्या में एक हिंदू ही होगा, दूसरा नहीं होगा, तो वहाँ आप हिंदू होने की शर्त लगाते हैं, लेकिन मुसलमानों के वक्फ में इस तरह की शर्त नहीं लगाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जो आपकी पॉलिसी है उसमें इंसाफ नहीं है बल्कि उसमें तजाद है। और आपने ये कानून लाया है मुसलमानों के वजूद को मिटाने के लिए, मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पार्लियामेंट में कल शानदार स्पीच दी। असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीबन 17 मिनट तक बोला और आइन के हवाले से समझाने की कोशिश की कि किस तरह यह कानून ज़मीन को हड़पने वाला है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला है। और इस कानून से जो प्राचीन मंदिर है, जो पुरानी मंदिरों की इमारतें हैं, उनकी तो हिफाजत हो जाएगी, लेकिन मस्जिदों की हिफाजत इससे नहीं होगी, बल्कि मस्जिदों की, मदरसों की या औकाफ की प्रॉपर्टीज़ के मज़ीद यहाँ से बिगड़ने का, ख़त्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक मरतबा फिर जुर्रत दिखाई, बहादुरी से काम लिया और वक्फ
वक्फ अमेंडमेंट बिल की कॉपी को उन्होंने आखिर में महात्मा गांधी का हवाला देते हुए फाड़ दिया और सोशल मीडिया पर क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। सुनिए का कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर में कहा। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। लोकसभा में बहस चलती रही और रात के 12 बजे तक बहस का सिलसिला जारी रहा और 2 बजे ऐलान हुआ कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। 288 वोट इस बिल की हिमायत में हैं। अब इस बिल में जो अहम अहम बातें हैं उसको एक मरतबा फिर से आप जान लीजिए। सबसे अहम है वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र का मतलब यह है कि जो औकाफ की प्रॉपर्टी है तो उसको किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया, उसका डॉक्यूमेंट्स क्या है वो दिखाना होगा। शुरू में यह था, इसमें कुछ तरमीम की गई और अब यह है कि 2025 तक जो भी वक्फ की इमारतें हैं वो वक्फ की रहेगी। जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको इससे अलग रखा गया है। दिल्ली की जो 123 प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा जिस पर हुकूमत की नज़रें हैं, जिसको लगातार कहा गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उनको इससे अलग रखा गया है। और यहाँ पर एक मुसलमानों को बड़ा झटका भी लगा है। कोई जश्न मनाने का मौका नहीं है कि वक्फ बाय यूज़र में को उन्होंने मान लिया है और दूसरी ज़मीनों पर कोई तनाज़ुर नहीं होगा। उसके अलावा यह भी है कि जिस ज़मीन पर यह दावा कर देंगे या हुकूमत की तरफ से दावा होगा तो उसका मामला फिर अदालत में जाएगा। दूसरा, इस एक्ट में यह मौजूद है कि डीएम को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिया गया है। यानी अगर वक्फ की किसी प्रॉपर्टी के हवाले से दावा किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो फिर डीएम को सर्वे कराने का इख्तियार होगा और डीएम का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। तो ये दूसरा मुसलमानों के खिलाफ एक नेगेटिव क्लॉज है, सेक्शन है इस बिल में। तीसरा अहम यह है कि इस बिल में 2 या उससे ज़्यादा नॉन मुस्लिम की सदस्यता मेंबरशिप को लाजिमी करार दिया गया है, जबकि मुसलमानों की तरफ से लगातार इसकी मुखालफत होती रही कि जब राम मंदिर के ट्रस्ट में, दूसरे मंदिरों के ट्रस्ट में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, जिम्मेदार नहीं हो सकता, फिर यहाँ क्यों मुसलमान होगा। उसके अलावा एक और क्लॉज मौजूद है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसका जो सीईओ है वो कोई भी हो सकता है। अब तक ये था कि सीईओ मुसलमान ही हो सकता था, कोई और नहीं हो सकता था। इन लोगों ने ख़वातीन की मेंबरशिप को भी लाजमी करार दिया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 ख़वातीन मेंबर का होना ज़रूरी है और स्टेट वक्फ बोर्ड में 1 खातून मेंबर का कम अज़ कम होना ज़रूरी है। स्पीकर्स ने लोकसभा में बहस के दौरान इसको रिजेक्ट किया और कहा कि पहले से ख़वातीन मेंबर होती हुई आ रही है, इसमें आपने कुछ नया नहीं किया है, आप महज मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू कल लोकसभा में हुई और फाइनली ये बिल पास हो गया। उसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स है उन्होंने अपनी ही पार्टी पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के बहुत मशहूर लीडर है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने नीतीश कुमार को क्रिमिनल पार्टी करार दिया और कहा कि नीतीश कुमार ने सीधे सीधे धोखा किया। उन्होंने अभी इस्तीफ़ा का ऐलान तो नहीं किया है लेकिन बगावत की खबरें आनी शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने इस्तीफ़ा भी देना शुरू कर दिया है। आगे एक वीडियो में हम पूरी तफसील बताएंगे कि जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा झटका अब लगा है नीतीश कुमार को भी कि जिस तरह इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों की बात नहीं मानी, तो अब मुसलमानों ने भी फैसला कर लिया है नीतीश कुमार को सबक सिखाने का, चंद्रबाबू नायडू को सबक सिखाने का। चंद्रबाबू नायडू के यहाँ इलेक्शन तो अभी दूर है लेकिन बिहार में इसी साल इलेक्शन होना है और बिहार के मुसलमानों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को एक भी वोट नहीं मिलेगा, बल्कि नीतीश कुमार के जो मुस्लिम नेता है उनको भी चेहरा छुपाने की जगह नहीं दी जाएगी। अगर उनमें से कोई भी एक नजर आ जाता है तो उनका हुक्का पानी बंद किया जाएगा, उनका समाजी बायकॉट किया जाएगा। इस तरह की अपील मुसलमानों की तरफ से की जा रही है। इस पूरे लोकसभा में कल जो जिन लोगों ने स्पीच दी उसमें जो सबसे घटिया स्पीच रही वो जनता दल यूनाइटेड के नेता लल्लन सिंह की। लल्लन सिंह मिनिस्टर भी है, एमपी भी है और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी स्पीच के दौरान एक मरतबा माफ़ कीजिएगा लल्लन सिंह ने अपनी स्पीच के दौरान जमकर तारीफ की नरेंद्र मोदी की, खूब उनका नाम लेते रहे, लेकिन नीतीश कुमार की उन्होंने कोई तारीफ नहीं की। और सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही है लल्लन सिंह की स्पीच पर भी हो रही है क्योंकि शख्स इतना
इतना कैसे नीचे गिर सकता है, इस तरह का कैसे भाषण दे सकता है। इसके अलावा लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर डिबेट के दौरान, बहस के दौरान लालू प्रसाद यादव की स्पीच का भी खूब तस्करा हुआ। लालू प्रसाद यादव की कोई पुरानी वीडियो क्लिप है जिसमें उन्होंने कहा था कि डाक बंगला जो पटना का एक इलाका है वहां वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। तो उस स्पीच का भी कल बीजेपी ने या अरबाब इख्तदार की तरफ से खूब हवाला दिया गया। लल्लन सिंह ने भी उसका जिक्र किया, रविशंकर प्रसाद ने भी उसका जिक्र किया जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और भी बीजेपी के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव की इस स्पीच का, इस क्लिप का जिक्र किया। और दरअसल एक तंज करना मकसद था, ये बताना मकसद था कि किस तरह वक्फ बोर्ड की तरफ से ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात थी वो यही कि रविशंकर प्रसाद हो या लल्लन सिंह हो या खुद अमित शाह हो, किरण रिजिजू हो या बीजेपी के दूसरे नेता हो, इन सब ने अपनी स्पीच के दौरान कुछ बाजारी जुमलों का इस्तेमाल कर कहा कि वक्फ बोर्ड का अब तक का जो दस्तूर था, निज़ाम था, वो यही कि लोग किसी भी ज़मीन पर हाथ रख देते थे और फिर वो ज़मीन वक्फ की हो जाती थी और उस ज़मीन के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ने का भी कोई इख्तियार नहीं होता था, अदालतों के दरवाजे बंद हो जाते थे। अब ये जो वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का सिलसिला है बंद हो जाएगा। ये सरासर झूठ और हकीकत के ख़िलाफ़ है। वक्फ बोर्ड का अलग से वक्फ ट्रिब्यूनल था, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाता रहा है और बहुत सारे ऐसे मामले अभी भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इन लोगों ने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, अवाम को गुमराह किया और मीडिया ने लगातार इसी तरह की झूठी खबरें फैलाई और फिर कल पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी इसी तरह का झूठा और नेगेटिव प्रोपेगेंडा पेश किया गया जो बेहद शर्मनाक है और कम से कम ज़ेब नहीं देता मेंबरान पार्लियामेंट को, होम मिनिस्टर्स को, दूसरे बड़े जिम्मेदारों को। लेकिन झूठ पर ही इनकी पूरी सरकार चल रही है, लगातार अवाम को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि जो औकाफ की प्रॉपर्टी है वो लगातार कम होती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी क्या राय है, आगे क्या मुसलमानों की हिकमत अमली होगी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या तरीका अपनाना चाहिए? मुसलमानों में तो बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया है, यानी पूरे मुल्क में कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है, किसानों की तरह प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है, शाहीन बाग की तरह दोबारा पूरे मुल्क में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। लेकिन उसका आगाज कब से होगा, कैसे सिलसिला शुरू होगा, अभी तक उस हवाले से कोई तफसील सामने नहीं आई है। राज्यसभा में इस बिल पर बहस जारी है, देखिए आगे क्या होता है। फिर मुलाकात होगी। मिलत टाइम्स को देखते रहिए, सुनते रहिए। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।